अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश खुरम शादो आबाद रखे, हंसता बसता रखे और आप लोगों की तमाम तकलीफ़ों को, तमाम परेशानियों को और बीमारियों को आपसे दूर रखे और आपकी तमाम दिली जायज़ मकासद को पूरा करें। तो आ जाते हैं अपनी कहानी पर। आज की कहानी भी मैंने बहुत छोटी सी ही चुनी है, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी ये कहानी, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो कहानी का नाम है शनासा अजनबी और इसके राइटर है तनवीर रियाज। विजय की याददाश्त बहुत अच्छी थी और बरसों पुरानी बातें भी उसके जहन के गोशे में महफूज रहती थी। उसे आज भी वो कहानी याद है जिसमें एक शख्स ने चलती हुई ट्रेन के सामने आकर और ड्राइवर के सामने अपनी टोपी लहराई और एक तवील अरसे तक ये कहानी 3 हिस्सों में फैल गई। पहला हिस्सा असल वाक़ये से मुताल्लिक था, दूसरा वो जब उसने ये कहानी अपने बेटे को सुनाई थी और तीसरा वो जब उसने उस औरत को दोबारा देखा था। अगर वो उसके सामने ना आती तो शायद ये कहानी भी उसके ज़हन के किसी कोने में दबी रहती। लेकिन उससे देखने के बाद वो तमाम वाक़यात उसके ज़हन की स्क्रीन पर फ़िल्म की मानिंद चलने लगे। बढ़ती हुई उम्र के बावजूद इस औरत के वक़ार में कोई इज़ाफ़ा नहीं हुआ था। लगता था उसने ज़हनी तौर पर इस हकीकत को कबूल नहीं किया था कि वो बुढ़ापे की हुदूद में कदम रख चुकी है और दूसरी बहुत सी औरतों की तरह वो भी जवान नज़र आने की कोशिश कर रही थी। दुबली पतली होने के बावजूद उसे ये ज़ेब नहीं देता था कि 50 साल से ज़्यादा की होने के बावजूद शर्ट जीन्स पहने और अपने से कम उम्र लोगों में घुलने मिलने की कोशिश करे। विजय पुलिस स्टेशन से निकलकर लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जा रहा था जब उसने औरत को अपनी तरफ आते देखा। वो तेज़ी से चलती हुई आ रही थी। यूँ लगता था उसे कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी है। लेकिन विजय एक पुलिस ऑफिसर था और उसकी सारी ज़िंदगी लोगों को परखने में ही गुजरी थी। उसने गौर से देखा, वो कोई खौफज़दा औरत सी लग रही थी जो किसी अंदरूनी कैफियत के सबब भाग रही थी। मुमकिन है उसके खौफ का ताल्लुक उसके माजी से हो जिससे वो छुटकारा पाना चाहती हो। इसके लिए मुमकिन न हो जब उस औरत ने फुटपाथ पर चहलकदमी करते हुए सियाहों को देखकर हाथ हिलाया तो उसे लगा कि वो उस औरत को जानता है, लेकिन वो फौरी तौर पर उसे पहचान न सका। सिवाय इसके कि वो जो कोई भी है उसका ताल्लुक विजय की ज़ाती ज़िंदगी से नहीं है बल्कि पेशा-वराना ज़िंदगी से है। वो इसके पास पहुंची और तेज़ी से गुजर गई। विजय बस एक झलक देख ही पाया था उसकी। पचके हुए गाल, भारी मेकअप, लिपस्टिक से लुथड़े हुए होंठ और सूखे हुए बाल। विजय ने एक सर्द भरी और तेज-तेज कदम से चलता हुआ उसके पीछे हो लिया। वो शहर के एक बार से होती हुई बड़ी सड़क पर आई और वहाँ से एक सराय में दाखिल हो गई, जिससे में ज़्यादातर अफराद मुकामी ही पाए जाते थे। दूसरे शहर से ताल्लुक़ रखने वाले सियाह सराय में बहुत कम आते थे, क्योंकि इस जगह पर मुकामी नौजवानों का आना-जाना लगा रहता था। इसलिए विजय को इस औरत के वहाँ दाखिल होने पर कोई हैरत नहीं हुई। इस औरत ने अपने लिए एक बड़ा ड्रिंक लिया और हॉल के एक कोने में जाकर बैठ गई। विजय ने जूस पर ही इक्तफा किया और दूसरे कोने में बैठकर उस औरत का जायज़ा लेने लगा। अनीता या सीता? अचानक उसके ज़हन में एक झमाका सा हुआ। वो औरत यकीनन अनीता या सीता ही थी। वो इस हाल को पहुंच गई थी, तन्हा, उदास एक कोने में बैठी मशरूब से दिल बहला रही थी। हालांकि ये खाने का वक्त था। उसके हुलिया और वज़ाक़ता से लग रहा था कि वो माशी बदहाली का शिकार है। लेकिन विजय को इस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया। 20 साल पहले वो जो कुछ कर चुकी थी, उसके बाद उस पर तरस खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस औरत को पहचान लेने के बाद विजय के ज़हन में वो वाक़या ताज़ा हो गया जब मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर ने करीबी स्टेशन को मुतला किया कि इस रेल के नीचे एक आदमी आ गया है। उसने जाय वक़्वा की निशानदेही कर दी थी। इसके नतीजे में तमाम ट्रेनें रोक दी गई थी और इमदादी ट्रेन जाय हादसा के लिए रवाना हो गई थी। विजय इन दिनों यहीं के एक पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। उसे इस केस की तफ्तीश की जिम्मेदारी सौंपी गई। खुदकुशी के केस में आमतौर पर बड़े उलझे हुए होते हैं और उनके पस मंज़र में कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। विजय जब जाय हादसे पर पहुंचा तो लाश वहां से हटाई जा चुकी थी और लाइन पर ट्रैफिक बहाल हो चुका था। ट्रेन ड्राइवर अभी तक हवास बांटता था। उसने विजय के सामने माजूरत ख़वाना अंदाज
इख्तियार करते हुए कहा, मैं हमेशा कहा करता था कि अगर मुझे कोई शख्स पटरी पर नजर आया तो उसे देखते ही मैं ट्रेन को रोक लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ड्राइवर एक छोटे कद का बंदा था और उसे देखकर विजय को यकीन आ गया कि 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए किसी जिस्मानी ताकत की ज़रूरत नहीं। इससे पहले वो समझा करता था कि ट्रेन ड्राइवर को लंबे चौड़े और भारी भरकम होना चाहिए। इस मकाम पर गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा होती है, आम रफ्तार के मुकाबले में बहुत ही कम है। लेकिन इस रफ्तार पर भी ट्रेन को फौरी तौर पर रोकना मुमकिन नहीं, ड्राइवर ने वजाहत करते हुए कहा। मैंने रफ्तार कम करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी रुकने से पहले ही वो आदमी उससे टकरा गया। उस वक्त ट्रेन की रफ्तार 40 मील फी घंटा थी। ये बहुत ज़्यादा है, विजय ने कहा। हाँ, है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद आखिर वक्त तक हम एक दूसरे को देखते रहे। मेरा मतलब है कि वो मुझे और मैं उसे देखता रहा और वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। उसने ट्रेन के आगे से हटने की या आखिरी मिनट में छलांग लगाने की कोशिश भी नहीं की। ड्राइवर ने सिगरेट का गहरा कश लिया और ज़मीन पर उसे फेंकते हुए बोला, क्या तुमने उसकी लाश देखी है? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। नहीं। उसके ज़ाहिरी हुलिये से बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होता था कि वो खुदकुशी के इरादे से आया है। मेरे एक साथी ने बताया कि उसकी ट्रेन के नीचे आने वाला एक शख्स बिल्कुल बरहना और नफसियाती मरीज़ था और वो अस्पताल से भागा हुआ था। लेकिन इस शख्स ने उम्दा तराश खराश के कपड़े पहने हुए थे, उसके सर पर टोपी भी थी। देखने में वो कोई बैंक मैनेजर या अकाउंटेंट लग रहा था। आप जानते हैं उसने क्या किया? नहीं। टक्कर लगने से पहले उसने अपने सर से टोपी उतारकर मेरी तरफ लहराई और होठों को एक तरह से जुम्बिश दी कि कह रहा हो तुम्हारा शुक्रिया। विजय ने जहन पर जोर दिया तो उसे मरने वाले का नाम भी याद आ गया। उसका नाम महेश था और वो यहाँ के एक बहुत बड़ी बैंक के एक ब्रांच में मैनेजर के तौर पर काम करता था। वो ताज़ियत के लिए उसके घर गया तो उसकी बीवी ने उदास मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया, लेकिन विजय को उसकी उदासी मसनूई लगी। मिसेस महेश, माफ़ करना, ये एक तकलीफ़देह सवाल है, लेकिन पूछे बिना चारा नहीं। क्या तुम बता सकती हो कि महेश की खुदकुशी की क्या वजह है? बज़ाहिर तो कोई वजह नज़र नहीं आती। मिसेस महेश ने एक कीमती रुमाल से नाक पोंछते हुए कहा, हम एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसके पास सब कुछ था, अच्छी मुलाजमत, बीवी, बच्चे, ये खूबसूरत घर। एक शख्स को इसके अलावा और क्या चाहिए? विजय माजी से हाल में लौट आया। उसने देखा कि अनीता अपना ग्लास खाली कर चुकी है, अपना ग्लास खत्म कर चुकी थी और शायद उसे मजीद तलब हो रही थी। उसने अपनी जीन्स की जेब से प्लास्टिक की थैली निकाली और उसमें से सिक्के निकालकर गिनने लगी। इन पैसों से वो एक और बड़ा ग्लास खरीद सकती थी। उसने काउंटर पर जाकर अदायगी की और भरा हुआ ग्लास लेकर दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गई। विजय का दिमाग दोबारा माजी की तरफ चला गया। तफ्तीश के दूसरे मरहले में वो महेश के बैंक गया। उसने महसूस किया कि बैंक का अमला इस वाक़े पर मलूल और अफसुर्दा है। बैंक में मिस्टर राज ने उसका इस्तकबाल किया और महेश के कमरे में ले गया। मैं यहाँ का केयरटेकर मैनेजर हूँ और तमाम मामलात की निगरानी करता हूँ, उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा। उससे पहले कि विजय कुछ कहता, राज बोल पड़ा, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना हम पुलिस को फ़ोन करने ही वाले थे। उसने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमने हमेशा अपने स्टाफ की वफादारी पर भरोसा किया है। हे भगवान, 5 लाख रुपए! क्या ये रकम गायब है? हाँ, ये रकम अपनी जगह पर नहीं है। हम इतनी बड़ी रकम वॉल्ट में नहीं रखते, हम उसे गबन कहते हैं। ये रकम ऐसे अकाउंट्स से निकाली गई है जो अरसे दराज से इस्तेमाल नहीं है। हमें इसका पता उस वक्त चला जब एक अकाउंट को दोबारा काबिल अमल किया गया। मालूम हुआ कि ये रकम महेश के अकाउंट में मुंतकिल हुई है और वहाँ से भी नकद की सूरत में निकाल ली गई है। तुम्हें इस गबन का कब पता चला? 1 हफ्ता पहले, जब महेश ने फ़ोन पर मुतला किया था कि उन्हें फ्लू हो गया है और वो दफ्तर नहीं आ सकेंगे। हमने उनकी गैर मौजूदगी में तहकीकात की और इस नतीजे पर पहुंचे कि मिस्टर महेश, जो हमेशा से ही बैंक के काबिल एतमाद मुलाजिम रहे हैं, उनके रिटायर्ड होने में अभी थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है। उन्होंने कस्टमर अकाउंट में खयानत करके अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली है। हम पुलिस को फ़ोन करने ही वाले थे कि तुम्हारी बरवक्त आमद के बाद इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। तुम्हारा कहना है कि उसने खुदकुशी की है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। आज सुबह वो ट्रेन के नीचे आ गया है। बेचारा महेश, वो तासुफ से हाथ मलते हुए बोला। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने उसे हमेशा एक रास्तबाज और ईमानदार इंसान पाया।
ना जाने उसने किस कैफियत के ज़ेरे असर ये हरकत की और अपने आप को मार लिया। वो कभी चोर नहीं हो सकता। वो एक बाअमल हिंदू था और बाकायदगी से मंदिर जाया करता था। उस पर ज़रूर कोई खब सवार हो गया होगा। अगर वो कोई ऐसी गलती तस्लीम करके बैंक वालों को रकम वापस कर देता तो हम उसके लिए कुछ कर सकते थे। मुमकिन है कि मामला कब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट ही ख़त्म हो जाता। राज आगे को झुका और फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया, वो माथे पर हाथ मारते हुए बोला, ओ डियर, मैं तो भूल ही गया कि आज सुबह की डाक से हमें ये खत मिला है। उसने विजय की तरफ एक रसीद बढ़ाते हुए कहा। उसके साथ एक कागज और भी था। वो रसीद स्टेशन में रखवाए गए सामान की थी और कागज पर महेश की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, सब कुछ इसमें मौजूद है। महेश, तुमने ये सामान वसूल किया? विजय ने पूछा। हमें इसके लिए पुलिस की ज़रूरत होगी। मुमकिन है इस सामान में वही रकम हो जो उसने बैंक में से चुराई थी। हम इतनी बड़ी रकम साथ लाने का ख़तरा मोल नहीं ले सकते। मेरा भी यही ख्याल है कि हमें चलकर देखना चाहिए कि उस सामान में क्या है, और एहतियात के तौर पर मैं कुछ और पुलिस वालों को बुला लेता हूँ। अगर इस सामान में वाकई रकम मौजूद है तो फिर बाकिया पुलिस वाले तुम्हारे साथ बैंक तक जाएंगे और मैं आगे की तफ्तीश करूँगा। इसके लिए मैं तुम्हारा पेशगी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, राज ने कहा। विजय और राज 3 मुसल्ह सिपाहियों के हमरा स्टेशन की तरफ रवाना हुए और रसीद दिखाकर सामान को वसूल किया। ये 2 बड़े-बड़े सूटकेस थे जिनमें ताला नहीं लगा हुआ था। जब इनको खोला गया तो वो पूरी तरह नोटों से भरे हुए थे। विजय ने फ़ोन करके पुलिस की गाड़ी मंगवाई और सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये तुम्हारे साथ बैंक तक जाएंगे। बेचारा महेश, राज ने अफसुदा लहजे में कहा। जानता हूँ उसने खुदकुशी क्यों की। वो इस हरकत के बाद जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा किया क्यों। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, विजय ने कहा। विजय को जहन पर जोर देने के बावजूद याद ना आ सका कि उसे उस शख्स का नाम किसने बताया। मिस्टर राज ने, मिसेस महेश ने, या बैंक के किसी अमले के फर्द ने, और ना ही उसे वो नाम याद आ रहा था। उस शख्स के बारे में लोगों का कहना था कि वो और महेश दोनों भाइयों की तरह थे। विजय का ख्याल था कि उस शख्स से महेश के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हो सकती हैं। चुनांचा वो दूसरे रोज़ ही उस शख्स से मिलने के लिए पहुंच गया। उस वक्त तक वो अपने दोस्त के मरने की इत्तला उसे मिल चुकी थी। वो सख्ते की कैफियत में था। वो दोनों उसके घर के उकब में बने हुए बागीचे में लकड़ी के बने हुए बेंच पर अक्सर बैठकर बातें किया करते थे। वो शख्स विजय को वहीं ले गया। उसने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, मुझे मालूम था कि ऐसा होने वाला है। खुलकर बताओ, विजय ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। इस किस्से की इब्तिदा उनके यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश से हुई। उसके बाद मिसेस महेश ने अपना कमरा अलग कर लिया। वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और तीसरे की उन्हें ख्वाहिश नहीं थी। क्या उसने अपनी ज़ुबान से ऐसा कहा था? हाँ, और उसके बाद टॉम की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। जाहिर है कि वो भी अपनी फितरी ख्वाहिशात से मजबूर हो गया होगा। मर्द और औरत दोनों ही इस मामले में बेबस हैं, लेकिन मिसेस महेश इस हकीकत से चश्मपोशी करती रही। वो अपने रोमांस को ज़िंदा रखने के लिए रात 10 बजे शौहर की बाहों में बाहें डाले चहलकदमी को ही काफ़ी समझ रही थी। एक दिन टॉम इस बेकैफ ज़िंदगी से उकता गया और मुझे बताया कि उसने एक लड़की से ताल्लुक़ इस्तेवार कर लिए हैं। लड़की? विजय ने ताज्जुब से पूछा। उसने यही कहा था। ये बताते हुए बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसकी कैफियत बिल्कुल नौजवानों जैसी थी, जैसे ज़िंदगी में पहली बार उसे गर्लफ्रेंड मिली हो। ये कोई 3 माह पहले की बात है। क्या उसने लड़की का नाम बताया था? उसने लड़की का नाम बताया तो था, लेकिन मुकम्मल नहीं बताया था। उसने कुछ अनीता बताया था। वो तकरीबन 30 साल की होगी, गोया उम्र में उससे 20 साल छोटी। मुझे यूँ लगा जैसे वो लड़की महज वक्त गुजारी के लिए उससे बेवकूफ़ बना रही है, जबकि महेश इस टाइप का बंदा नहीं था। फिर इस हफ्ते के आगाज़ पर उसने मुझे फ़ोन करके कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली है। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने तफसील जानने के लिए उसके दफ्तर फ़ोन किया, वो वहाँ नहीं था, घर पर भी नहीं मिला। मैंने हर एक जगह फ़ोन किया जहाँ उसके मिलने का इम्कान था, लेकिन बात न हो सकी। विजय फिर माजी से हाल में लौट आया। अनीता या सुनीता का गिलास खाली हो गया था। वो मायूसी के आलम में उसे देख रही थी। शायद वो चाह रही थी कि किसी जादू से वो गिलास दोबारा से भर जाए। विजय को उसे अपनी
पहली मुलाकात याद आई। वो अपने शाहाना लाइफ़स्टाइल की तफ़सील बताते हुए कह रही थी, ये सब मेरे बॉयफ्रेंड की मेहरबानी है। कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप का सामान सब कुछ उसी की ज़िम्मे है। इस फ्लैट का किराया भी वही देता है। मानती हूँ कि वो उम्र में मुझसे बड़ा है, लेकिन ऐसे मर्द बड़े फर्माबरदार होते हैं। इसीलिए मेरी उससे खूब निभ रही है। वाक़ई मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। विजय ने इस पर तंज़ करते हुए कहा। मर्द मेरे इशारों पर चलते हैं और मैं उनसे तरह-तरह के काम निकलवा लेती हूँ। मसलन विजय ने उसे कुरेदने की कोशिश की। अब देखो ना, मैं 30 साल की हो चुकी हूँ और चाहती हूँ कि किसी मर्द से शादी करके सुकून से बैठ जाऊँ। इसीलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कह दिया है कि वो एक मख़सूस रक़्म का इंतज़ाम कर सकता है, तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। खैर ये बताओ, तुम्हें मेरा पता किसने बताया और तुम मुझसे क्या चाहते हो? विजय ने उसे याद दिलाया कि ये पता उसके बॉयफ्रेंड की डायरी से मिला है और ये गुज़िश्ता रोज़ उसने ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर ली है। विजय ने उसे रकम के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अनीता के लिए इसमें कोई दिलचस्पी का पहलू नहीं था। वैसे भी उसने महेश की मौत का सुनकर किसी जज़्बाती रद्द-अमल का इज़हार भी नहीं किया था। जाने वाला तो जा ही चुका था, अब इसको रोने से क्या फ़ायदा? विजय ने आखिरी घूँट लेकर अपना ग्लास खाली किया और सामने बैठी हुई अनीता पर नज़र जमाई। कहानी का पहला हिस्सा ख़त्म हो चुका। कहानी का दूसरा हिस्सा इस वाक़ये से मुताल्लिक़ है जो 10 साल बाद पेश आया, जब वो और उसका बेटा सख्त सर्दी में अपने लिविंग रूम में बैठे आतिशदान की हरारत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। उसकी बीवी कुछ अरसे कबल ही दाग़ी मुफ़ारक़त दे चुकी थी। अब फ़ुर्सत के औक़ात में विजय का यही मशग़ला था कि वो अपने बेटे को अपने कारनामों के किस्से सुनाता रहे। अलबत्ता वो इस बात का ख़याल रखता था कि वाक़यात के किरदारों के नाम ज़ाहिर न किए जाएँ और उन हिस्सों को भी हज़फ़ कर जाया करता था जिनमें सनसनीखेज़ी का पहलू नुमायाँ होता था। महेश की कहानी भी इन्हीं में से एक थी जो उस शाम वो अपने बेटे को सुना रहा था। कहानी का तीसरा हिस्सा इस वक्त शुरू हुआ जब बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर अनीता या सुनीता लड़खड़ाती हुई उसके पास आई। वो बहुत देर से उस पर नज़रें जमाए हुई बैठी थी, क्योंकि इस वक्त सराय में इसके अलावा और कोई ग्राहक मौजूद नहीं था। अनीता ने बड़ी अदा से अपनी आंखें घुमाई और बेचारगी से बोली, क्या तुम मुझे एक ड्रिंक लेकर दे सकते हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। विजय अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, नहीं अनीता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कहकर वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ सराय से बाहर चला गया और अनीता हैरान नज़रों से उसे जाता देखती रही। वो सोच रही थी कि यह अजनबी कौन था और इसे इसका नाम कैसे मालूम हुआ। बस इतनी थी ये कहानी। लोग गुनाह करते हैं और अपने किए हुए गुनाह को भूल जाते हैं। किसी की ज़िंदगी बर्बाद हुई और किसी पे असर ही ना हुआ। ये भी ट्रांसलेट कहानी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आई है। आप लोग बिल्कुल इसको सुनिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए नए लोग और कमेंट्स लिखिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, अपना खूब ख्याल रखिए।